स्टूडेंट्स, हमने अवस्था परिवर्तन देखा था, पढ़ा था। कल ये डायग्राम अपन ने समझा था कि किस प्रकार से ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था को वाष्प अवस्था में बदला जा सकता है, जिसके लिए हमने एक बर्फ के टुकड़े को लेकर उसको जल में कन्वर्ट किया था, जल में बदला था और जल को अपने फिर जल वाष्प में परिवर्तित किया था। तो ये चित्र मैंने समझा दिया था। अब देखिए इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं छोटे छोटे क्यूब होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो अपन ने लिए और चित्रानुसार अपन ने एक बीकर में उसको रखा और उसमें थर्मामीटर लगाया, जैसा कि मैंने चित्र में समझा दिया था। और थर्मामीटर जो है वो बर्फ के टुकड़ों को छू रहा है, मतलब उस पर टच हो रहा है, जिससे बर्फ का जो टेम्परेचर है वो थर्मामीटर पढ़ सके। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। नीचे हमने बर्नर लगा रखा है, उसको बोलते हैं बर्नर, जहां से अपन गर्म करते हैं उसको बोला जाता है बर्नर। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट करें। बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी क्योंकि नीचे से अपन उसको गर्म कर रहे हैं, नीचे से गर्म करेंगे तो बर्फ को हीट मिलेगी, बर्फ को ऊष्मा मिलेगी और वह पिघलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम थर्मामीटर से उसका ताप नोट करते हैं कि थर्मामीटर उसका ताप कितना पड़ रहा है। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तब पुनः ताप नोट करें। शुरू में हमने जब वह बर्फ को हमने गर्म करना शुरू ही किया था तो अपन थर्मामीटर से ताप बढ़ते हैं। उसके बाद पूरी बर्फ जब पिघल जाती है, पूरी बर्फ जब जल में परिवर्तित हो जाती है, तब पुनः हम ताप को नोट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब हमने बर्फ का ताप नोट किया था तब उसका ताप 0 डिग्री टेम्परेचर था और जब पूरी बर्फ उसमें जल में कन्वर्ट हो गई थी तब भी उसका ताप 0 डिग्री ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अवस्था परिवर्तन होती है तब ताप में परिवर्तन नहीं होगा। अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तब हम नीचे से इसको गर्म कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि अवस्था परिवर्तन जब भी होती है, कोई भी अवस्था परिवर्तित हो सकते हैं, द्रव से वाष्प में बदल सकता है कोई पदार्थ या ठोस से द्रव में बदल सकता है। तो अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा देने पर भी और थर्मामीटर में ताप में परिवर्तन नहीं होता है। तो उसका कारण क्या है? अब हम जो ऊष्मा दे रहे हैं उस पदार्थ को, वो ऊष्मा गई कहाँ? तो वो उसका आंसर ये होगा कि अवस्था परिवर्तन के दौरान जब भी किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो वह ऊष्मा अवस्था परिवर्तन का कार्य करती है। अवस्था परिवर्तन में वह ऊष्मा लग जाती है जिसका थर्मामीटर में कोई भी मापन नहीं होता। तो उसका मापन नहीं हुआ, उसका वो हमारे सामने नहीं आया वो ताप, उसका कोई भी पाठ्यांक हम नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब क्या हुआ? वो चीज गुप्त हो गई ना, जो नहीं दिखे उसको अपन क्या कहते हैं? गुप्त। गुप्त दान देते हैं ना अपन, जिसका आकलन नहीं किया जाता, जिसको लिखवाया नहीं जाता कि हम इतना दान दे रहे हैं, उसको गुप्त दान कहते हैं, जिसका कहीं लेखा जोखा न हो। ठीक है ना? तो ये जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं वो भी क्या है? गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, जिसका आकलन थर्मामीटर द्वारा नहीं हो रहा, जो थर्मामीटर उस ऊष्मा को थर्मामीटर नहीं पढ़ रहा, तो उसको अपन क्या कहेंगे? गुप्त ऊष्मा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ वही प्रक्रिया जो है जो अपन ने उसके लिए किया था, वही प्रक्रिया अपन ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने वाले परिवर्तन के लिए प्रेक्षण नोट किया। उसी प्रकार अपन द्रव से वाष्प में भी अपन तापमान को नोट करेंगे। जब अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें। हमने कांच की छड़ डाली थी, जल को हिलाते रहो और नीचे से वो गर्म हो रहा है। हिलाना क्यों है? हिलाना इसलिए है कि पूरे जल का ताप समान रहे। ठीक है ना? आप देखा होगा आपने किचन में कि जब आप किसी पात्र में पानी गर्म करते हैं तो नीचे वाला जो जल है वो पहले गर्म होता है। क्यों? क्योंकि वो अग्नि के आग के संपर्क में रहता है, ऊष्मा के संपर्क में रहता है। और ऊपर वाला जो जल है वो थोड़ी देर में गर्म होता है, क्योंकि वो नीचे वाले जो अणु है वो गर्म होकर ऊपर आते हैं।
ठीक है ना। तो पूरे जल का ताप समान रहे, इसके लिए उसको कांच की छड़ से हिलाना जरूरी है। हिलाते हुए गर्म करें जब तक पानी उबलने लगे। पानी जब बॉयल होना शुरू हो जाता है तब तक अपन उसको नीचे से गर्म करते हैं। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखें। थर्मामीटर को अपन पढ़ते रहें। अब देखिए थर्मामीटर में हमने क्या देखा था, जब बर्फ का टुकड़ा था तब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री होता है। बर्फ का ताप कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और जब वो पूरा द्रव में बदला तब भी उसका ताप कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। अब द्रव में बदल गया, जल बन गया उसका। जल बनने के बाद में भी अपन निरंतर उसको गर्म करते जा रहे हैं। ठीक है। अब उसका ताप बढ़ेगा, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, फिर 10 होगा, फिर 20 होगा। निरंतर अपन कांच की छड़ से हिलाते रहे और उसको नीचे से गर्म कर रहे हैं। क्लियर है। अब ये जो ताप है ये बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 डिग्री। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि पानी जो है, जल जो है, वो 100 डिग्री पर उबलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब तक पानी उबलने न लगे तब तक अपन उसको गर्म करते हैं। तो कितने ताप पर उबलने लग जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वह उबलने लग जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जब पानी उबलता है तब भी उसका ताप 100 डिग्री है और अब अपन ऊष्मा दे रहे हैं नीचे से। ठीक है ना। और वाष्प बन रही है, भाप बनती है ना, वाष्प बनती जा रही है, जल वाष्प बनती जा रही है। तो उसका ताप क्या होगा? बढ़ेगा क्या? अब कौन सी अवस्था से कौन सी अवस्था परिवर्तित हो रही है? द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था परिवर्तित हो रही है। तो अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या थर्मामीटर में पाठ्यांक बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना। क्यों? क्योंकि ठोस से जब द्रव में बदला था, बर्फ के टुकड़ों से जब जल बना था, तब क्या पाठ्यांक बढ़ा था क्या? नहीं बढ़ा था ना। मैंने पहले भी बताया था कि अवस्था परिवर्तन होता है तब थर्मामीटर में पाठ्यांक नहीं बढ़ता। बात समझ में आ गई। तो बर्फ का जब जल में बदलना तो टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री। और जब जल वाष्प में बदलता है तो थर्मामीटर में पाठ्यांक कितना आएगा? 100 डिग्री। बात समझ में आ गई सबके। तो यहाँ हम जब तक अधिकतर जलवाष्प नहीं बन जाए, हम नीचे से गर्म करते जा रहे हैं, जलवाष्प बनती जा रही है, हमारी नज़र थर्मामीटर पे है और हम क्या देखते हैं कि 100 डिग्री से तापमान आगे नहीं जा रहा। तो इसको भी क्या कहेंगे? इस ऊष्मा को भी क्या कहेंगे? क्योंकि ऊष्मा तो अपन देते जा रहे हैं, नीचे से ऊष्मा देते जा रहे हैं, फिर भी थर्मामीटर उस ताप को नहीं पढ़ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दी गई ऊष्मा है ये क्या कहलाएगी? गुप्त ऊष्मा। क्लियर है? समझ में आ गया सबके। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करेंगे। तो नोट प्रेक्षण क्या आएगा वो मैंने बता दिया आपको। अब ये जो डिग्री सेल्सियस में जो पाठ्यांक आया उसको अपन ताप का एक मान और होता है, ताप का एक मात्रक और होता है। डिग्री सेल्सियस के अलावा केल्विन भी होता है। क्या होता है? केल्विन। डिग्री सेल्सियस तो आपने सुना होगा कि कितना ताप है, 100 डिग्री सेल्सियस है, 80 डिग्री सेल्सियस है। तो एक ताप का मापन एक और होता है, एक मात्रक और होता है। ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है? केल्विन कहलाता है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठोस मतलब बर्फ, हमने बर्फ को गर्म किया था ना। तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि जो ठोस के अणु हैं उनको कुछ ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा मिलने पर क्या होता है कि वो गति करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करते हैं। गतिज ऊर्जा बढ़ गई, गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो वो हिलना शुरू कर देंगे। वो कण अपनी जगह पे हिलेंगे और एक जगह से दूसरी जगह भी जाएंगे। ठीक है ना। तो वो कंपन करना शुरू कर देते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई मतलब दी गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। आकर्षण बल को पार कर लेती है मतलब आकर्षण बल एक कण और दूसरे कण के बीच में जो आकर्षण बल था उसको तोड़ देती है। ठीक है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं।
अब पास वाले कण से जो आकर्षण बल था वो तो खत्म हो गया, आसपास के अणुओं ने जिसको आकर्षित कर रखा था उस आकर्षण बल को तो हमने क्या कर दिया, कम कर दिया या खत्म कर दिया। कैसे हुआ वो कम? ऊष्मा से। हम जो नीचे से उसको गर्म कर रहे हैं उस ऊष्मा से क्या हो जाएगा, एक तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, दूसरा आकर्षण बल कम हो जाएगा। ठीक है, एक तो ऊर्जा बढ़ी, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ी, मतलब गतिज ऊर्जा का मतलब वो गति करना शुरू कर देंगे, और दूसरा उनका क्या हुआ, आकर्षण बल कम हो गया। आकर्षण बल कम हो गया, आसपास के जो अणु थे उन्होंने उसको जकड़ रखा था, पकड़ रखा था आकर्षण बल के द्वारा, वो भी अब नहीं है। तो क्या होगा, वो अणु एक जगह से दूसरी जगह गति करना शुरू कर देते हैं, अपना स्थान जो है, जो पहले जहां पर थे वो जगह छोड़ देते हैं, मतलब गति करना शुरू कर देते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। मतलब हमने ठोस अवस्था पढ़ी, द्रव अवस्था पढ़ी, दोनों में अंतर क्या है? ठोस अवस्था में कण व्यवस्थित रहते हैं, जो कण जहां है वो वहीं रहेगा। द्रव में क्या होगा, वह कण जो है, वह अणु जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, वो तरल अवस्था जाती है। ठीक है, जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिसे गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ नहीं पिघल जाती तापमान नहीं बदलता। ये मैंने पहले बता दिया था कि संपूर्ण बर्फ पिघलकर जल बन जाती है तो क्या होगा कि तापमान उसका नियत रहता है, तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है, हम नीचे से उसको गर्म किए जा रहे हैं, फिर भी थर्मामीटर उसका टेम्प को नहीं बताता। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। चूंकि बदलने में इस ऊष्मा का, चूंकि अवस्था को बदलने में ऊष्मा का उपयोग होता है, ये रिपीट हुई लाइन, चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती, इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आपको इतना लेना ही नहीं है, आप गुप्त ऊष्मा की परिभाषा क्या लिखोगे, आप नोट कर लेना कि अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी भी पदार्थ को दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी भी पदार्थ को दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, ये आप गुप्त ऊष्मा की परिभाषा लिखोगे। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त, इसको गुप्त लिख सकते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए गलनांक, अब ये गलनांक क्या है, गलनांक आपने नाम सुना है या नहीं सुना? गलनांक के बारे में मैं यहाँ बता दूं कि गलनांक का मतलब होता है गलना। गलने का मतलब बर्फ गलती है, और बर्फ के गलने पर क्या बनता है, द्रव बनता है, जल बनता है। तो बर्फ जिस ताप पर गलती है, पिघलती है, उस ताप को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो बर्फ का गलनांक यहाँ पर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई? गलनांक का क्या मतलब है कि जिस ताप पर कोई पदार्थ गलता है, पिघलता है, वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। ये बात समझ में आ गई, गलनांक। तो ठोस को उसके गलनांक अलग अलग, जैसे बर्फ का अपन 0 डिग्री लेना है, वैसे अलग अलग पदार्थ का गलनांक अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सबके लिए 0 है,
वो उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किसी भी ठोस पदार्थ को जो द्रव में बदला जाता है तब ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और वही ऊष्मा क्या कहलाती है? संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इस शब्द की जगह ये शब्द आपको याद न रहे प्रसुप्त, तो ये आप गुप्त लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और ये मान मैंने कितना बताया बर्फ के लिए? 0 डिग्री सेल्सियस। और मैंने ये भी बताया था कि 0 डिग्री के अलावा एक मात्रक और होता है, वो होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। ठीक है, तो जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला जाता है तब हम क्या जोड़ते हैं? 273। डिग्री सेल्सियस को जब भी केल्विन में बदला जाता है तो हमें क्या जोड़ना होता है? 273। बात समझ में आ गई? अब 0 डिग्री का मतलब 0 डिग्री को अगर अपन केल्विन में बदले तो वो ताप कितना आएगा? 0 डिग्री 0 प्लस 273, तो क्या आ जाएगा? 273 ही आएगा। तो 273 केल्विन भी बोल सकते हैं। 0 डिग्री को क्या बोल सकते हैं? 273 केल्विन भी बोला जा सकता है। तो जैसे बहुत सी राशियों की मात्रा 2 होते हैं ना, जैसे मीटर, सेंटीमीटर। मीटर को अपन सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। वैसे ही डिग्री सेल्सियस और केल्विन ये दोनों ताप के मात्रक हैं। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं। कैसे? क्या जोड़ेंगे? 273। और अगर केल्विन में दे रखा है और उसको आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तब आप क्या करोगे? 273 घटाओगे। ठीक है, तो याद रखना। 273 पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो ये आप ध्यान रखोगे, और इसी को अपन क्या कहेंगे? बर्फ का गलनांक। बात समझ में आ गई? तो ये कुल मिला के अपन इस पूरे जो प्रैक्टिकल है, ये पूरा जो है, ये जो पूरा है, इसमें अपन इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये अपन ने पढ़ लिया था। यहाँ गलनांक की परिभाषा हो रहा है। न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह उसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। ये बीच में एक छूट गया था, ये स्लाइड छूट गई थी बीच में, इसको अपन अभी ले लेते हैं। न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक 273.15 273.15 केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तित को संगलन कहते हैं। संगलन मतलब गलना। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ये बात मैंने बता दी कि जब कोई भी ठोस पदार्थ जब तक द्रव में नहीं बदल जाता तब तक ताप नहीं बदलता, उसका ताप समान रहता है। ऐसे में ऊष्मा कहाँ जाती है? तो वो ऊष्मा किस में परिवर्तित हो जाती है? क्या काम आती है? वो अवस्था परिवर्तन में काम आती है। ठीक है, अब 273.15 है, लेकिन जनरली अपन जो 15 है, दशमलव के बाद के अंक आपने गणित में पढ़ा होगा कि दशमलव के बाद अगर कोई भी अंक 5 से छोटा है, जैसे ये दशमलव के बाद 1 आ गया ना, दशमलव के बाद 1 आ गया, तो हम जब तक 5 यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक हम उस संख्या को अपन छोड़ सकते हैं। तो 15.15 जो है वो बहुत छोटी संख्या है, तो इसको अपन जब गणित की क्रिया करते हैं तब इसको अपन छोड़ सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो हम कितना जोड़ेंगे? 273, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तापमान के अंतरराष्ट्रीय मात्रक केल्विन, मैंने बताया केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? 273.15 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री को क्या लिखते हैं? 273 केल्विन, जैसा कि मैंने अभी बताया था वही है। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? 200 केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए, मतलब के से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए तो घटाएंगे, और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हम जोड़ेंगे। तो तापमान को क्या करते हैं? 273
घटाना चाहिए और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए ताप में 273 जोड़ना चाहिए। बात समझ में आ गई सबके? तो ये डायग्राम अपन ने पढ़ लिया, ये वाला हमने देख लिया। इसके बाद गलनांक की परिभाषा ये अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद में ये गलने की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा गलनांक तक पहुंचने के बाद तक संपूर्ण बर्फ पिघल जाती है, तापमान नहीं बदलता। ये सारी प्रक्रिया अपन प्रयोग में, एक प्रयोग के द्वारा आप सारी बातें समझ सकते हो। जैसा कि बीकर अपन ने लिया था, उसमें अपन ने बर्फ डाली थी, तो वो प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया को समझा देती है वो डायग्राम जो। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बाद भी ऐसा होता है कि थर्मामीटर में ताप नहीं बदलता। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। क्योंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि हुए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे अपन कौन सी ऊष्मा कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये सारा मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। इस अपन संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा पूरा। आप इसमें जो परिभाषाएं हैं, कौन कौन सी परिभाषा आई? एक तो गुप्त ऊष्मा की परिभाषा आई, संगलन की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा आई, एक आपके गलनांक की परिभाषा आई, ठीक है। और तीसरी चीज आपके ये आई कि बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। तो ये सभी बातें आप अपने नोटबुक में नोट करोगे। मैं जो कह रही हूँ आप सुन लेना, फेयर नोटबुक में ये सभी डेफिनेशन आप नोट करोगे। आपको लिखनी है सभी डेफिनेशन और सबके मान आपको लिखने हैं, और बाकी का जो है वो अपन कल पढ़ेंगे इसके आगे का। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।